हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने जा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं वो दिए हैं। साथ में इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दिए हैं। और इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मटेरियल्स, गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मटेरियल क्या होता है और हमें अलग अलग तरीके के मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि any substance that is used to create an object is referred to as material. Material can be natural, means found in nature, or synthetic, means made by humans. All things are made up of some material like paper, wood, cloth, glass, metal, plastic, clay, and so on. तो बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को बनाने के लिए जिस सब्सटेंस की, जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे मटेरियल कहते हैं। जैसे कि आपके पास बुक होगी, बुक किस चीज से बनती है बच्चों? पेपर से बनती है। आपकी जो पेंसिल है वो वुड से बनी है। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म क्लोथ से बनी है। आपके जो चश्मे हैं वो ग्लास से बने हैं और उसमें थोड़ा मेटल भी यूज हुआ है, या फिर हो सकता है उसमें प्लास्टिक यूज हुआ हो। जो दिए वगैरह होते हैं वो क्ले से बने होते हैं। तो ये सारी ही चीजें जो हैं वो मटेरियल होती हैं। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं वो सारी चीजें किसी न किसी सब्सटेंस से मिलकर के बनी है और उसी सब्सटेंस को मटेरियल कहा जाता है, उस चीज का मटेरियल कहा जाता है। ये जो मटेरियल होता है बच्चों, ये हमें प्राकृतिक रूप से भी मिल सकता है और हो सकता है कि मटेरियल को किसी इंसान ने बनाया हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे आसपास की सारी चीजें किसी न किसी प्रकार के मटेरियल से मिलकर के बनी होती हैं। और ये जो मटेरियल होते हैं वो हमें प्राकृतिक और मैनमेड दोनों तरीके से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, why are some material used for specific purpose? Give an example. बच्चों, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मटेरियल्स आर चूजन बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से चूज किया जाता है। मतलब कि कोई वस्तु जो है उसका क्या काम होगा, उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि उसे किस मटेरियल से बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे कोई खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए तो उसके लिए मैं मेटल का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं। और दूसरी बात, वो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमें आग के ऊपर उस बर्तन को चढ़ाना होगा। अगर मैं वो बर्तन कागज का बनाऊं या लकड़ी का बनाऊं तो वो जल जाएगा, उसमें तो खाना बन ही नहीं पाएगा, खाना बनने से पहले ही वो जल जाएगा। तो इसीलिए हम उसको मेटल से बनाते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो हीट को बर्दाश्त कर लेता है, जबकि पेपर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि कोई वस्तु किस मटेरियल की बनाई जाएगी, ये उस ऑब्जेक्ट के यूजफुलनेस और साथ में ही उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? द मेथड ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। किसी ऑब्जेक्ट को किस ग्रुप में रखना है, किस तरीके से उसे अरेंज करना है, इसी मेथड को हम लोग क्लासिफिकेशन करना कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। बच्चों, हमें यहाँ पर ना कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जो कि हमारे घरों में या हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स बच्चों इस तरीके से बिखरे हुए हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम चाहें तो इनको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं एक ग्रुप बना देती हूँ जिसमें मैं मेटल से बनी हुई जो चीजें हैं उनको एक साथ रख दूंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चीजें जो हैं, यहाँ पे ग्लास, स्पून, ये प्लायर, लॉक और की, ये सब मेटल से बना है, तो हमने एक ग्रुप बना दिया मेटल का। ऐसे ही मैंने एक ग्रुप बना दिया वुड से बनी हुई चीजों का, जिसमें मैंने ये स्केल डाल दिया, ये पेंसिल डाल दी, ये वुड से बना हुआ चरखा डाल दिया और इसे डाल दिया। इसके अलावा हम लोग पेपर से बनी हुई चीजों को एक साइड कर लेते हैं, जैसे ये बुक्स हैं और ये नोटबुक है, हमने इसे एक ग्रुप में रख दिया। फिर हमने रबड़ से बनी हुई बॉल और इरेजर और इस ग्लोब को एक साथ कर दिया। फिर हमने क्ले से बनी हुई इस दिया को और पॉट को एक ग्रुप में रख दिया। इसके अलावा प्लास्टिक से बनी हुई जो चीजें हैं उनको हमने एक ग्रुप में कर दिया। ये पेपर के ग्रुप में ही आ जाएगा, पेपर कप है।
तो इस तरीके से बच्चों जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट हैं, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, उनको डिवाइड करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। उनको वो किस मटेरियल से बनी है, किस तरीके की चीज से बनी है, उसके आधार पर डिवाइड करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। आई होप बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड करना ताकि हम उनको अच्छे से अरेंज कर पाएं। तो इसी मेथड को क्लासिफिकेशन कहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग मटेरियल्स। हम लोग जो मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, इस तरीके से ग्रुप कर देते हैं, इसके कोई दो फायदे हमें यहाँ पे बताने हैं। मतलब जो हम अलग अलग मटेरियल को अलग अलग क्लासिफाई करके रखते हैं, उसका क्या फायदा होता है। तो बच्चों पहला फायदा तो इसका यह है कि इजी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना और सिलेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि समझ लो मुझे ना कोई चीज गर्म करने के लिए ना एक मेटल के पैन की जरूरत है। तो अगर मैंने मेटल वाली सारी चीजों को एक साथ रखा होगा तो मुझे पता होगा कि मुझे तवा या पैन जो ढूंढना है वो कहाँ ढूंढना है। मैं उसको प्लास्टिक वाली चीजों में नहीं ढूंढूंगी, वुड वाली चीजों में नहीं ढूंढूंगी, मैं उसको सीधा मेटल वाली चीजों में ढूंढूंगी और वो मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही आप भी अपने स्कूल का जो बैग होता है बच्चों, उसमें अलग अलग जिपर्स दिए होते हैं। तो आप एक पॉकेट में तो सारी बुक्स रखते हो, दूसरी पॉकेट में आप सारी नोटबुक्स रखते हो, और एक पॉकेट आपकी होती है जिसमें आपके ज्योमेट्री बॉक्स का सामान होता है। तो इस तरीके से आप लोग क्लासिफाई इसलिए करते हो ना, ताकि आपको आसानी से जिस चीज की जरूरत हो आपको सिर्फ उसी जिप को खोलना पड़े। अगर आपको कोई नोटबुक खोलनी है तो आप ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो पाउच होगा उसको नहीं खोलोगे, आप सिर्फ आगे वाली जिप खोलोगे जिसमें आपने नोटबुक रखी है, और वहां से आप वो नोटबुक निकाल लोगे। और अगर आपको कोई बुक चाहिए होगी तो आप सिर्फ बुक वाला जो जिप है वो खोलोगे और आप वहां से बुक निकाल लोगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना और उनको सिलेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा है सिंप्लीफाई स्टोरेज एंड साइक्लिंग। अगर हम लोग चीजों को सिमिलर चीजों को स्टोर करके अच्छे से रखते हैं तो उससे रिसाइकिल करना आसान हो जाता है। जैसे मैंने बहुत सारे पेपर्स को एक साथ पेपर पेपर को एक साथ रख लिया, ग्लास वाली चीजों को एक साथ रख लिया। तो अगर मुझे अब पेपर चाहिए होगा तो मैं सीधा पेपर वाली चीज में जाऊंगी ना, ग्लास वाली चीज में उसे ढूंढूंगी ही नहीं। तो इससे मुझे रिसाइकलिंग करने में आसानी होगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अभी इस चीज को हम चैप्टर में और आगे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है। इसका आंसर है बेक्ड क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा। क्ले से बनी हुई जो चीजें होती है ना, जिसको पका करके बनाया जाता है, जिसको क्ले को पका करके बनाया जाता है, उसे टेराकोटा कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे जो क्ले से बना हुआ दिया है, ये दिया ऐसा नहीं है सिर्फ हमने मिट्टी से बना दिया। इस दिए को बनाने के बाद उसको भट्टी में गर्म किया गया होगा, पकाया गया होगा, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो पक्की हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। तो इस तरीके से मिट्टी से बनी हुई जो चीजें होती हैं उसे टेराकोटा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल पॉट्स बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, कोई स्टेचू वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए, या फिर जो घड़े मटके ये सब होते हैं ना उनको बनाने में किया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये स्टेटमेंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ट्रू फॉल्स फिलअप से एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला है, लिस्ट 5 मटेरियल्स अराउंड यू। अपने आसपास के किन्हीं 5 मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है, उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है और साथ में उनका यूज लिखना है कि उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों हमने पहला मटेरियल लिख लिया पेपर, जो कि नॉन लिस्टरस होता है, यानी कि इसमें चमक नहीं होती, लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है और फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आसानी से मुड़ जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग राइटिंग के लिए या ड्राइंग के लिए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मटेरियल है ग्लास, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाता है। और स्मूथ होता है, यानी कि चिकना होता है। इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए या फिर डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है, वाटर प्रूफ होता है, और ये फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों तरीके का हो सकता है। इसका इस्तेमाल सामान को कैरी करने के लिए और पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट मटेरियल लिखा है आयरन, यानी कि लोहा, जो कि जब साफ होता है तो लस्ट्रस होता है, यानी कि इसमें चमक होती है। ये हार्ड होता है और साथ ही ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि इसमें आसानी से करंट लग जाता है और ये आसानी से गर्म हो जाता है। इसका इस्तेमाल, यानी कि लोहे का इस्तेमाल हम लोग दरवाजे वगैरह बनाने के लिए, ट्रंक बनाने के लिए या फिर व्हीकल्स बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद लास्ट मटेरियल हमने लिखा है वुड, जो कि नॉन लिस्टरस होता है, इसमें चमक नहीं होती, मॉडरेटली हार्ड होता है, और ये एक इंसुलेटर होता है, यानी कि इसमें करंट नहीं लगता, और ये ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है।
और लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए या फिर स्टेशनरी आइटम्स को बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि स्केल या पेंसिल वगैरह जो होती है वो लकड़ी से बनाई जाती है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। इसमें आप भी अपने आसपास के किसी भी मटेरियल का नाम लिख सकते हैं, वो किस तरीके का दिखने में होता है, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देंगे और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है वो लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है differentiate between lustrous and non-lustrous material with example। मतलब हमें lustrous और non-lustrous material क्या होते हैं उनके बीच में डिफरेंस बताना है और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों lustrous material वो मटेरियल होते हैं जिनमें शाइन होती है यानी कि जिनमें चमक होती है, जब भी लाइट उन पर पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग lustrous मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेशली कटा हुआ आयरन, उसमें चमक होती है, कॉपर में चमक होती है, एल्युमिनियम फॉइल में, गोल्ड में, सिल्वर में, इन सब चीजों में चमक होती है। ये लस्ट्रस मटेरियल है। और नॉन लस्ट्रस मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें अपनी कोई चमक नहीं होती, जैसे कि पेपर में, लकड़ी में, क्लॉथ में और रबड़ में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चमकने वाली चीज को लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं और ना चमकने वाली चीज को नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम मेटल्स लूज देयर लस्टर आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद कुछ मेटल जो होते हैं उनमें जो चमक होती है वो क्यों खत्म हो जाती है। बच्चों आपने भी देखा होगा, जो लोहे की चीजें होती हैं जब वो नई नई होती हैं तो वो उनमें चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर उनकी चमक गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों इसका आंसर है, मेटल जो है वो अपने आसपास की एयर और मॉइस्चर यानी कि पानी के साथ, नमी के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसमें ऑक्सीडेशन और कोरोजन नाम के केमिकल चेंजेस आते हैं। तो इन चेंजेस के कारण, इन केमिकल चेंजेस के कारण उनका जो सरफेस होता है वो डल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि आप सबको पता है, लोहे में जंग लग जाता है और कॉपर की चीजों में हरे रंग की पतली सी परत आ जाती है। और इसके अलावा आप सबने देखा होगा कि नया-नया जब चांदी होता है, नई-नई जब चांदी की पायल होती है, तो इतनी चमक रही होती है और जब हम लोग 2-4 दिन उसे पहन लेते हैं, तो उसके बाद उसमें हवा और पानी जब लगता है, तो उसकी चमक जो है वो पूरी तरीके से चली जाती है, वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी क्या होता है? बच्चों किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम उसे पीट पीट करके एक पतली सी वायर में बदल सकते हैं, एक पतली सी उसकी वायर बना सकते हैं बिना उसे तोड़े, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब अगर मैंने एक मटेरियल लिया और उसको आसानी से मैंने एक वायर में कन्वर्ट कर दिया बिना उसे तोड़े, पतली सी उसकी वायर बना दी, तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे हम लोग कॉपर की एक वायर इजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उसको हथौड़ा अगर मारे तो हम पीट पीट करके उसकी एक शीट बना सकते हैं, पतली सी शीट बना सकते हैं और वो भी बिना उसे तोड़े। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग गोल्ड की पतली सी शीट बना सकते हैं, चांदी की शीट बना सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो दोनों प्रॉपर्टी होती है ये यूजुअली मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ज्यादातर मेटल्स के अंदर ही डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? जब आप कहते हैं कि कोई चीज हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो बच्चों इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो चीज हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक चम्मच है और मैंने उसको आग के ऊपर रखा, तो ऐसा तो है नहीं बच्चों की आग की वजह से सिर्फ इतना सा पोर्शन गर्म होगा। थोड़ी देर बाद ये चम्मच यहाँ से गर्म होने के साथ साथ अपनी हीट को यहाँ तक ट्रांसफर करेगा और इसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टील से बना हुआ चम्मच जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरीके से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ, अगर हम किसी मटेरियल को स्विच के अंदर डालते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, क्या उसके थ्रू करंट पास होगा? अगर उससे करंट पास होगा तो हम कहेंगे कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इन शॉर्ट, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ मटेरियल दैट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजिली। यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले मटेरियल का मतलब हुआ ऐसी चीज जो कि अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास होने देती है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल? हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। बच्चों ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस करना यानी कि दबाना डिफिकल्ट होता है और उसमें स्क्रैचेस भी आसानी से नहीं आते हैं, ऐसी चीज को हम हार्ड कहते हैं, जैसे कि स्टोन, आयरन और ब्रिक्स। और ऐसी चीजें जिसको आसानी से दबाया जा सकता है
और उसमें स्क्रैचेस भी आसानी से आ जाएंगे। ऐसी चीजों को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे कि स्पॉन्ज, क्ले, रबर, इरेजर, मतलब जो चीजें इजीली दब जाएंगी वो सॉफ्ट है, और जो आसानी से नहीं दबेंगी वो हार्ड है। जिनमें आसानी से स्क्रैचेस आ जाएंगे वो सॉफ्ट है, जिनमें आसानी से स्क्रैचेस नहीं आएंगे वो हार्ड है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, व्हाई इज रबर हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन। जो रबड़ होती है वो स्पॉन्ज के कंपैरिजन में तो हार्ड होती है। अगर हम स्पॉन्ज से उसका कंपैरिजन करें तो वो हार्ड होती है, लेकिन जब हम आयरन से उसका कंपेयर करें, लोहे से उसका कंपेयर करें, तो जो रबड़ होती है वो सॉफ्ट होती है। तो ऐसा क्यों है? तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि रबर इज हार्डर देन स्पॉन्ज बिकॉज स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड मोर इजली। रबर को हम स्पॉन्ज के कंपैरिजन में हार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पॉन्ज को हम रबर के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब स्पॉन्ज को तो हम आसानी से दबा सकते हैं, लेकिन रबर की अगर कोई चीज है जैसे कि रबर की बॉल है, तो उसको स्पॉन्ज के कंपैरिजन में दबाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। आप एक स्पॉन्ज को ज्यादा अच्छे से दबा पाओगे, ज्यादा आसानी से दबा पाओगे एज कम्पेयर टू द रबर की बॉल, है ना। तो इसलिए जो रबर है वो स्पॉन्ज के कंपैरिजन में हार्ड हो जाती है। However, हालांकि रबर इज सॉफ्टर देन आयरन। अगर हम आयरन से कंपेयर करें तो जो रबर है वो आयरन से सॉफ्ट हो जाती है, बिकॉज आयरन इज मच मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच। क्योंकि आयरन को कंप्रेस करना या फिर स्क्रैच करना रबर के कंपैरिजन में मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग स्पॉन्ज को देखें, रबर को देखें और आयरन को देखें, तो स्पॉन्ज को हम आसानी से दबा लेते हैं जबकि रबर को दबाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो रबर है वो स्पॉन्ज के कंपैरिजन में हार्ड होती है। और अगर हम आयरन और रबर को देखें तो आयरन को दबाना और स्क्रैच करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू रबर। इसीलिए आयरन ज्यादा हार्ड हो जाता है जबकि रबर इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल विद एग्जांपल। बच्चों ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप इसे जरूर याद कर लेना। यहाँ पे हमसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल के बारे में पूछा है और साथ में हमें एग्जाम्पल देने के लिए कहा है। मतलब हमसे यहाँ पे पूछा है कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं या ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं या ओपेक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के साथ उसे समझाना है। तो बच्चों ऐसे मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे मटेरियल बच्चों जिसके आर पार ना हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ऐसी चीजों को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर, एयर, सेलफोन, पेपर, ये सारी चीजें बच्चों ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि ग्लास है, इसके आर पार हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। फिर आगे है, देर आर मैनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो ऐसे मटेरियल को बच्चों ओपेक मटेरियल कहा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन है ओपेक। तो ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं उन्हें हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। जैसे लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते, कार्डबोर्ड के या फिर बहुत सारे मेटल्स के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो ये सारे ओपेक मटेरियल हैं। जैसे कि आपके हाथ में नोटबुक होगी, आपकी जो कॉपी है, अगर वो आप अपने फेस के सामने लगा लो तो क्या आपको आपकी क्लास में आपके सामने बैठा हुआ बच्चा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है जो आपकी नोटबुक है वो ओपेक है। फिर आगे दिया है, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार जो चीज रखी है हम उसको देख तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते हैं। मतलब हमें पता तो चल रहा होता है कि उस तरफ क्या रखा है, लेकिन बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बच्चों बटर पेपर हो जाएगा, फ्रॉस्टेड ग्लास हो जाएगा। ऐसा ग्लास जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसके आर पार हम लोगों को दिखता तो है कि क्या है, लेकिन साफ नहीं दिख रहा होता कि क्या चीज एग्जैक्टली वहां पे रखी है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी किसे कहते हैं, यानी कि घुलनशीलता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉलिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन लिक्विड, यूजुअली वाटर, टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। मतलब किसी सब्सटेंस के किसी लिक्विड के अंदर, यानी कि पानी के अंदर जो घुलने की उसकी क्षमता होती है उसे उसकी सॉलिबिलिटी कहा जाता है, घुलनशीलता कहा जाता है।
मतलब बच्चों जो चीनी होती है, चीनी को हम पानी में घोल सकते हैं ना, तो इसका मतलब है चीनी के अंदर सॉलिबिलिटी है, यानी कि उसके अंदर ये क्षमता है कि वो पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना लेगी। तो चीनी की इस एबिलिटी को या नमक की इस एबिलिटी को जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से घुल पाते हैं, उसे सॉलिबिलिटी कहा जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबल मटेरियल, गिव टू एग्जांपल। सॉल्युबल मटेरियल से क्या मतलब है और उसके एग्जांपल देने हैं। सम मटेरियल्स कंप्लीटली डिसअपीयर व्हेन मिक्स्ड इन वाटर। बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम उन्हें पानी में घोलते हैं तो पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं, पूरी तरीके से उसमें घुल जाती हैं। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि वो सॉल्युबल मटेरियल है। मतलब ऐसी चीजें जो कि आसानी से पानी में घुल जाती हैं और पानी में घुल करके डिसअपियर हो जाती हैं, ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं कि वो पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं, यानी वो सॉल्युबल है वाटर में। इसका एग्जांपल बच्चों चीनी हो जाएगा, नमक हो जाएगा। अगर हम चीनी या नमक को पानी में डालते हैं तो वो आसानी से घुल जाती है और उसमें पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इसका मतलब है जो चीनी और पानी है वो सॉल्युबल मटेरियल है। आई होप बच्चों आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। चीनी और पानी को हम लोग सॉल्युबल मटेरियल कहेंगे, लेकिन इनकी जो एबिलिटी है जिसकी वजह से ये पानी में घुल पाते हैं, तो इस एबिलिटी को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय इनसॉल्युबल मटेरियल, गिव टू एग्जांपल। अब हमसे पूछा है कि इनसॉल्युबल मटेरियल क्या होता है और उसके भी दो एग्जांपल देने हैं। तो बच्चों सॉल्युबल मटेरियल जो थे वो पानी में घुल जा रहे थे। इनसॉल्युबल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी में बिल्कुल भी अच्छे से घुलते नहीं है, डू नॉट मिक्स विद वाटर, और ना ही वो पानी में डिसअपेयर होते हैं। चाहे हम उनको कितने भी लंबे समय तक स्टिर करते रहें, चाहे कितनी भी देर तक हम उसको घुलने की कोशिश करते रहें, लेकिन वो पानी में अच्छे से घुलेंगे ही नहीं। तो ऐसी चीजों को हम इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सैंड ले लो या सॉडस्ट ले लो। अगर आप एक ग्लास में पानी लें और उसमें मिट्टी को घोलने की कोशिश करें, तो चाहे आप उसको कितनी भी देर तक हिलाते रहोगे, वो पानी में डिसअपेयर नहीं होगी और ना ही वो मिक्स होगी पानी में। तो इसका मतलब है कि वो एक इनसॉल्युबल मटेरियल है। आई होप आपको इनसॉल्युबल मटेरियल और सॉल्युबल मटेरियल में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वी मिक्स शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर। क्या होगा जब अगर हम चीनी और नमक को पानी में घोलने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो चीनी होती है और जो नमक होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो इसका मतलब है जब हम उसे पानी में मिक्स करेंगे और स्टिर करेंगे तो वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी और फिजिकली हम उसको पानी में देख ही नहीं पाएंगे कि वो कहाँ गई, वो पानी में डिसअपेयर हो जाएगी, घुल जाएगी अच्छे से। और फिजिकली हम लोग किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से चीनी और नमक को जो कि पानी में घुल गया है उसको अलग नहीं कर पाएंगे, छान करके अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अच्छे से उसमें घुल चुकी होगी। जैसे कि बच्चों अगर हमने रेत को पानी में मिक्स किया तो रेत तो पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हम उसको फिल्टर करके यानी कि छान करके अलग कर सकते हैं। लेकिन चीनी और नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, तो हम उसे फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से अगर आपसे और कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसके आंसर अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज ओआरएस, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। ओआरएस क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल है। तो बच्चों ओआरएस की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेनी है, या आपसे फिलअप और एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो ओआरएस की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बच्चों जब डायरिया होता है तो इंसान को लूज मोशन होने लगता है और वॉमिट होने लगता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उसे ओआरएस पीने के लिए कहते हैं, जो कि एक सिंपल सा सॉल्यूशन है सॉल्ट और शुगर से बना हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेक ओआरएस एट होम। ओआरएस को हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों ओआरएस को घर में बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 लीटर पानी लेंगे और उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम उसे ठंडा कर लेंगे और फिर उसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाएंगे और हमारा ओआरएस घर में बनके तैयार हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने 1 लीटर पानी को पहले अच्छे से बॉईल कर लिया, फिर हमने उसे ठंडा कर लिया, फिर 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला करके हमने ओआरएस को घर में तैयार कर लिया। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपको कभी डिहाइड्रेशन फील होगा तो आप इसे बना करके घर में पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इम्पोर्टेंट। ऐसी ऑक्सीजन जो कि पानी में डिजॉल्व हुई रहती है, यानी कि पानी के अंदर जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है वो क्यों जरूरी होती है।
तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जो पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये बहुत ही जरूरी होती है। मतलब अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। इसीलिए ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये उनके लिए बहुत ही जरूरी होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है व्हाट इज मास, हाउ इट इज मेजर्ड। मास क्या होता है और उसे किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में किसी मैटर की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे उसका मास कहा जाता है। मान लीजिए बच्चों ये ग्लास है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर कोई चीज कितनी मात्रा में आ सकती है उसे उसका मास कहा जाता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट रह सकता है उस मैटर की क्वांटिटी को उसका मास कहा जाता है। और इसे यूजुअली हम ग्राम में या फिर किलोग्राम में नापते हैं। कोई चीज जितनी ज्यादा भारी होगी उसका मास उतना ज्यादा होगा और हल्की चीज का मास कम होगा। ये बात बच्चों आपको अच्छे से याद रख लेनी है क्योंकि ये फिलअप की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हैवी ऑब्जेक्ट में ज्यादा मास होगा और लाइटर ऑब्जेक्ट में कम मास होगा। इसके अलावा आपसे इसकी जो डेफिनेशन है ये भी फिलअप की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है व्हाट इज वॉल्यूम एंड हाउ इट इज मेजर्ड। वॉल्यूम क्या होता है और उसे किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। एक मैटर के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, जितनी जगह घेरी जाती है उसका उसका वॉल्यूम कहते हैं और इसे यूजुअली लीटर्स में या फिर मिलीलीटर में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है। हम इतनी देर से बार बार मैटर मैटर बोले जा रहे हैं, तो ये मैटर होता क्या है। तो बच्चों एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो कि जगह को घेरती है एंड हैज मास, और उसका कुछ मास होता है, उसका कुछ वेट होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये आपसे फिलअप की फॉर्म में, वन वर्ड आंसर की फॉर्म में या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि जगह घेरती है और जिसका कुछ मास होता है उसे मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पानी, किताब, सैंड, कप या आपके आसपास रखी कोई भी चीज है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, आपका पेन, पेंसिल, हर चीज जो कि जगह घेर रहा है और जिसका कुछ वेट है उसे मैटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एयर मैटर। तो क्या एयर जो है वो भी मैटर है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो हाँ बच्चों एयर भी मैटर है क्योंकि वो भी जगह घेरती है और उसका भी कुछ ना कुछ वेट होता है, मास होता है। हम एविडेंस ये दे सकते हैं कि अगर एक गुब्बारे में हम लोग हवा भरते हैं तो वो जगह घेरती है, उसका स्पेस जो है वो बड़ा हो जाता है। पहले गुब्बारा पिचका हुआ था, हवा भरने के बाद वो बड़ा हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हवा जो है वो स्पेस को घेर रही है। और फिर उसके अलावा उसमें वेट भी आ जाता है, जितना बड़ा गुब्बारा उतना भारी और जितना खाली गुब्बारा उतना हल्का। तो इसका मतलब है कि जो एयर है वो स्पेस भी घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ मास भी है, कुछ ना कुछ वेट भी है। तो इसलिए एयर भी एक मैटर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है why cannot a tumbler made of cloth be used for storing water। एक बर्तन, एक टम्बलर जो कि कपड़े से बना हुआ है, हम उसमें पानी क्यों नहीं स्टोर कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्लोथ इज porous and absorbent, so water would pass through the fabric or be absorbed, leaking out. A good tumbler must be waterproof and hold liquid without leaking. Material like glass, metal and plastic are suitable। तो बच्चों यहाँ पे ये लिखा है कि जो कपड़ा होता है वो छेददार होता है। आप किसी भी क्लोथ को देखेंगे तो उसमें ना अगर ध्यान से देखेंगे, बारीक से देखेंगे, तो वो पोर्स से भरा हुआ होता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से छेद होते हैं। समटाइम्स वो विजिबल होते हैं, समटाइम्स नहीं विजिबल होते हैं। और साथ में जो कपड़ा होता है वो पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो अगर हम कपड़े से बने हुए टम्बलर में पानी को रखेंगे तो या तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर लीक होने लगेगा। तो टम्बलर के लिए ये ऐसी क्वालिटी वाला वस्तु तो हमें चाहिए नहीं। टम्बलर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि वाटर प्रूफ हो, जिसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी हो बिना पानी को लीक किए। तो इसीलिए कपड़े से बना हुआ जो टम्बलर होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता। जबकि कांच के बना हुआ या मेटल या प्लास्टिक का बना हुआ जो टम्बलर होता है वो सुटेबल होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज्ड टू मेक बॉल फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। अलग अलग स्पोर्ट्स को खेलने के लिए अलग अलग मटेरियल की बॉल को क्यों बनाया जाता है। हम एक ही बॉल से सारे गेम्स क्यों नहीं खेल लेते। हर स्पोर्ट्स की बॉल को बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डिफरेंट स्पोर्ट्स रिक्वायर डिफरेंट बाउंस, वेट, हार्डनेस, टेक्सचर एंड एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। For example, tennis ball felt covered rubber for high bounce and controlled rebound.
Cricket ball, hard leather for bounce, seams and durability. Using the wrong material would make the ball perform badly and be unsafe. Example, using a cricket ball for tennis, make it so hard and bouncy for tennis rules. तो बच्चों जो अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की बॉल चाहिए होती है। कुछ स्पोर्ट्स में हमें ज्यादा बाउंसी बॉल चाहिए जिसमें ज्यादा बाउंस हो, कुछ में हमें हैवी चाहिए होती है, हार्ड बॉल चाहिए होती है, तो किसी में अलग अलग टेक्सचर वाली बॉल चाहिए होती है और किसी में हमें अलग ही एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वाली बॉल चाहिए होती है। अगर हम एक स्पोर्ट्स की बॉल से दूसरा स्पोर्ट्स खेलने लगेंगे तो उस बॉल की वजह से बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस होगा और साथ ही साथ वो हमारे लिए अनसेफ भी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्रिकेट की बॉल की बात करें और क्रिकेट की बॉल से हम टेनिस खेलने लगे तो जो क्रिकेट की बॉल है वो बहुत ही हार्ड होती है और टेनिस बॉल के कंपैरिजन में ज्यादा बाउंसी होती है। तो टेनिस खेलने के लिए हमें ऐसी बॉल की आवश्यकता नहीं होती है। टेनिस खेलने के लिए हमें एक ऐसी बॉल चाहिए जिसमें हाई बाउंस रेट हो लेकिन वो भी कंट्रोल तरीके से, ये नहीं कि वो उछल करके कहीं पर भी चली जा रही है। जबकि क्रिकेट बॉल खेलने के लिए हमें एक हार्ड बॉल चाहिए जिसमें कि अच्छी खासी बाउंसनेस हो और वो ड्यूरेबल भी हो क्योंकि क्रिकेट का मैच जो है वो काफी लंबे समय तक चलता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस आंसर की जो ये लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और साथ में ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये आंसर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस? क्या हम क्रिकेट बॉल का इस्तेमाल खेलने के लिए कर सकते हैं? वाई और वाई नॉट? अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? तो बच्चों हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन एक और बार पढ़ लेते हैं। नहीं बच्चों, क्रिकेट की जो बॉल है वो टेनिस खेलने के लिए सुटेबल नहीं होती है। क्रिकेट की बॉल जो होती है वो हार्ड होती है, हैवी होती है और उसका जो बाउंस करने का तरीका है, बाउंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। टेनिस खेलते समय ये रिस्की हो सकती है। टेनिस की बॉल को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें एक स्पेसिफिक बाउंस हो और रैकेट के साथ खेलते समय वो सेफ भी रहे, ज्यादा हार्ड ना रहे और ज्यादा भारी ना रहे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कंटेनर्स इन शॉप यूजुअली ट्रांसपेरेंट? दुकान पर जो कंटेनर्स रखे होते हैं वो ज्यादातर ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं? बच्चों जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर होते हैं जो कि ग्लास या फिर क्लियर प्लास्टिक से बने होते हैं वो कस्टमर को अलाउ करते हैं कि वो आर पार देख सके, वो क्लियरली ये देख सके कि उसके अंदर जो रखा हुआ प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, कलर कैसा है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो कितना फ्रेश है, तो इस चीज को आसानी से देखा जा सके। अगर वो ओपेक तरीके के कंटेनर में रखा जाएगा जिसमें वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, दिखेगा नहीं आर पार, तो हमें ना तो उसकी क्वांटिटी पता चलेगी, ना क्वालिटी पता चलेगी, ना कलर पता चलेगा, ना ही उसकी फ्रेशनेस का कोई अंदाजा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसपेरेंट कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं शॉप्स में। इट ऑल्सो मेक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट इजियर फॉर शॉपकीपर्स। और इसकी वजह से जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको भी स्टॉक का जो ध्यान रखने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो पाती है। उनको भी आसानी से दिखता रहता है कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री, कितना स्टॉक बाकी है और किस चीज को रिफिल करने की जरूरत है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर दुकानों पर जो कंटेनर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें पूछा है, एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज यूज्ड टू क्लासिफाई मटेरियल्स। मटेरियल्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ जो प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करते हैं हमें उनको एक्सप्लेन करना है। हमने इस चैप्टर में मटेरियल की काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बेसिकली हमें वही बतानी है कि कौन कौन से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसके आधार पर हम किस तरीके से जो मटेरियल है उनको क्लासिफाई करते हैं। तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी वो है, पहली है लस्टर। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी वस्तु पर अगर लाइट डाली जाती है तो अगर वो चमकता है तो इसका मतलब है कि वो लस्टरस मटेरियल है और अगर नहीं चमकता तो वो नॉन लस्टरस हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी थी हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं या स्क्रैच करते हैं और वो आसानी से कंप्रेस हो जाती है या स्क्रैच हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट है। और अगर वो आसानी से कंप्रेस्ड नहीं होती है, दबती नहीं है और स्क्रैच नहीं होती है तो इसका मतलब वो हार्ड है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में एक और जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी ट्रांसपेरेंसी। अगर किसी चीज के हम आर पार बिल्कुल क्लियरली देख लेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट है। अगर हम लोग क्लियरली नहीं देख पाएंगे, दिखेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा, तो वो ट्रांसलूसेंट है। और अगर बिल्कुल ही नहीं दिखेगा तो वो ओपेक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। मतलब अगर कोई मटेरियल पानी में डिसॉल्व हो जाता है, अच्छी तरीके से घुल जाता है और घुलने के बाद बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है कि हम उसे फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते पानी से, तो ऐसे मटेरियल को हम सॉल्युबल कहेंगे। और अगर वो नहीं डिसॉल्व होता अच्छे से, उस और थोड़ी देर उसे अगर छोड़ दें तो वो नीचे बैठ जाता है, तो इसका मतलब वो इनसॉल्युबल मटेरियल है। फिर इसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो था मास और वॉल्यूम। मास का मतलब होता है किसी चीज में मैटर का जो अमाउंट प्रेजेंट है उसे उसका मास कहते हैं और वॉल्यूम का मतलब है वो जितनी जगह घेर रहा है। इसके अलावा हमने एक और जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी कंडक्टिविटी।
मतलब अगर कोई चीज हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने दे रही है, तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, उसमें करंट लग सकता है, वो गर्म हो सकती है। और अगर कोई चीज जो कि हीट को अपने आर पार नहीं जाने दे रही है और इलेक्ट्रिसिटी को अपने आर पार नहीं जाने दे रही है, तो ऐसी चीज को हम बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। इसके अलावा जो एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी इलास्टिसिटी, मतलब मटेरियल की एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है स्ट्रेचिंग के बाद भी और कंप्रेशन के बाद भी। मतलब अगर मैं किसी चीज को कंप्रेस करती हूँ, दबाती हूँ या स्ट्रेच करके खींच करके लंबा कर देती हूँ, तो अगर उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि वो वस्तु जो है वो इलास्टिक है, मतलब उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से उसे हम एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम कॉपर की वायर बना सकते हैं और एल्युमिनियम की वायर बना सकते हैं। और मेलिबिलिटी का मतलब है मटेरियल की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से हम उसे हैमर करके एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर और एल्युमिनियम। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगे, जिसके आधार पर हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। अगर उसमें चमक है तो हम उसे लस्ट्रस कहेंगे, चमक नहीं है तो नॉन लस्ट्रस कहेंगे। अगर हम उसे आसानी से कंप्रेस और स्क्रैच कर सकते हैं तो वो सॉफ्ट है, अदरवाइज वो हार्ड है। अगर किसी मटेरियल के आर पार आसानी से देखा जा सकता है तो वो ट्रांसपेरेंट है। अगर देखा जो जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता तो वो ट्रांसलूसेंट है। और अगर बिल्कुल भी आर पार नहीं दिख रहा है तो वो ओपेक है। इसके अलावा अगर कोई चीज पानी में घुल जाती है तो सॉल्युबल है, नहीं घुलती तो इनसॉल्युबल है। इसके अलावा अगर किसी चीज में हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है तो वो गुड कंडक्टर है, अदरवाइज वो इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर है। इसके अलावा अगर कोई मटेरियल आसानी से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है स्ट्रेच और कंप्रेस होने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि वो इलास्टिक है, अदरवाइज वो नॉन इलास्टिक है। इसके अलावा अगर हम किसी मटेरियल को आसानी से पीट करके उसकी वायर बना सकते हैं तो इसका मतलब वो डक्टाइल है, अदरवाइज वो नॉन डक्टाइल है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मटेरियल को आसानी से एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब वो मेलिएबल है, अदरवाइज वो नॉन मेलिएबल है। इन शॉर्ट बच्चों ये हुआ कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, हम उनको बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम उनका ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आपके बैग में या आपके क्लासरूम में जितनी भी चीजें हैं, तो आप उनको इन इन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आप पहला तरीका ये हो गया कि आप लिस्टर के हिसाब से क्लासिफाई कर दो। आपने सारी चीजें ली, उनमें से जो जो चमकने वाली चीजें उनको एक साथ कर दिया और जो नहीं चमकने वाली चीजें उनको एक साथ कर दिया। तो यानी लिस्टर के हिसाब से हम चीजों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, लिस्टरस या नॉन लिस्टरस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपके क्लासरूम में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उनको सॉफ्टनेस और हार्डनेस के हिसाब से डिवाइड करें, तो हम उनको दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीजें हार्ड होंगी और कुछ चीजें जो हैं वो सॉफ्ट होंगी। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के हिसाब से भी हम लोग चीजों को बांट सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, हम उनको अगर ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखें तो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो तीन कैटेगरी बच्चों ऐसे बनेंगी कि अगर हमें उन चीजों के आर पार आसानी से दिख रहा है तो हम एक कैटेगरी बना देंगे ट्रांसपेरेंट चीजों की। अगर हमें उन चीजों के आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो हम ओपेक कैटेगरी में उन्हें रख देंगे। और अगर हमें उनके आर पार दिख तो रहा है लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो हम उन्हें ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में रख देंगे। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम चीजों को तीन तरीके से बांट सकते हैं। और ऐसे ही हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं, हम सॉल्युबिलिटी के हिसाब से उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर जो चीजें पानी में घुल जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, हम उन्हें सॉल्युबल कैटेगरी में रख देंगे। और अगर वो नहीं घुलेंगी तो हम उन्हें इनसॉल्युबल कैटेगरी में रख देंगे। इसके अलावा हम इन दो कैटेगरी के हिसाब से भी सामान को बांट सकते हैं। मास के हिसाब से यानी कि वेट के हिसाब से हम चीजों को बांट सकते हैं। भारी चीजें एक तरफ, हल्की चीजें एक तरफ, या फिर वॉल्यूम के हिसाब से, साइज के हिसाब से बांट सकते हैं। बड़ी बड़ी चीजें एक तरफ और छोटी छोटी चीजें एक तरफ। ऐसी कंडक्टिविटी के हिसाब से भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जिन चीजों से हमें करंट लग सकता है, जो चीजें आसानी से हीट को अपने आर पार जाने देती हैं, ऐसी कैटेगरी वाली चीजें एक हो जाएंगी। और जिन चीजों से हमें करंट नहीं लगता है, जो इंसुलेटर्स होती हैं, उनकी कैटेगरी दूसरी हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग चीजों को, हमारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनको इलास्टिसिटी के आधार पर भी बांट सकते हैं। यानी कि जो चीजें फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, कंप्रेसिबल है, उनको एक कैटेगरी में रख देंगे। और जो चीजें स्ट्रेचेबल नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं है, उनको दूसरी कैटेगरी में रख देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हम ऐसे भी बना सकते हैं, जिन चीजों की वायर्स बन जाएंगी या शीट बन जाएगी,
हम उनको एक कैटेगरी में रख देंगे और जिन चीजों से वायर नहीं बनाई जा सकती या शीट नहीं बनाया जा सकता है उनको हम नेक्स्ट कैटेगरी में रख देंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं, जो कि हम लोग आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप अभी के लिए आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। चलिए अब आगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और फिलअप्स देखते हैं। आगे बच्चों हमें इस चैप्टर के एमसीक्यूज दिए हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इनका आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो। अगर मुझे खिड़की बनानी है तो मैं इनमें से किस मटेरियल का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। तो बच्चों हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे खिड़की बनाने के लिए, प्लास्टिक का, ग्लास का या फिर मेटल का। तो बच्चों हम विंडो को बनाने के लिए ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ग्लास का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ग्लास का इस्तेमाल करने से हमें आर पार जो चीजें हैं वो आसानी से देख पाएंगे और बिना खिड़की खोले भी हम बाहर क्या हो रहा है वो आसानी से देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट डिटरमाइंस वेदर दे कैन बी कंप्रेस्ड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलता है कि कोई मटेरियल जो है उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो बच्चों किसी मटेरियल की हार्डनेस जो होती है वो बताती है कि अगर हार्ड चीज है तो मतलब उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और अगर वो सॉफ्ट चीज है तो इसका मतलब उसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज क्लासिफाइड एज नॉन लस्टरस। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि नॉन लस्टरस है, यानी कि जिसमें अपनी चमक नहीं होती है। तो बच्चों पेपर में कोई लस्टर नहीं होता है, कोई चमक नहीं होती है, जबकि कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड में अपनी चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओपेक। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि ओपेक है, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो बच्चों वुड के आर पार नहीं देखा जा सकता, वाटर, ग्लास और एयर के आर पार देखा जा सकता है। तो बाकी के तीनों जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर डज द मटेरियल हैव डिफाइंड वॉल्यूम बट नो डिफाइंड शेप। इसमें से कौन से स्टेट ऑफ मैटर में किसी वस्तु में वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसकी कोई शेप नहीं होती है। तो बच्चों लिक्विड में वॉल्यूम तो होता है, उसमें वेट तो होता है, लेकिन उसकी कोई शेप नहीं होती है, जबकि सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है और गैस में ना तो वॉल्यूम होता है और ना ही शेप होती है। आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, विच टाइप ऑफ पॉटरी वाज डेवलप्ड इन सिंधु सरस्वती रीजन अराउंड 4000 बीसीई। लगभग 4000 बीसीई पहले सिंधु सरस्वती रीजन में किस तरीके की पॉटरी सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। तो बच्चों ये हमें हमारे चैप्टर के जो येलो कलर का बॉक्स है उसमें दिया हुआ है कि उस टाइम पे व्हील टर्न पॉटरी जो है वो डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो बच्चों वॉल्यूम को हम लोग क्यूबिक मीटर में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। इसके बाद हमसे पूछा है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके के ग्रुप पर उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप में उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज करने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, यानी कि जिसके आर पार तो देखा जा सकता है लेकिन बहुत ही क्लियरली नहीं देखा जा सकता। तो ऐसा मटेरियल फ्रॉस्टेड ग्लास है, जिसके आर पार तो हमें दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है कि उस तरफ एक्चुअल में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपेक मटेरियल। एक ओपेक मटेरियल की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो बच्चों एक जो ओपेक मटेरियल होता है वो अपने आर पार लाइट को नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमें आर पार नहीं दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, डू नॉट अलाउ लाइट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू मिक्स ऑयल एंड वाटर। अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों हम सबको पता है जो ऑयल होता है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में, मतलब वो पानी में घुलता नहीं है। तो जो ऑयल है वो पानी के ऊपर अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ओआरएस का यूज पूछा है। तो बच्चों ओआरएस जो है वो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए पिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement is true about ayurveda classification of matter। आयुर्वेद के हिसाब से जो मैटर को क्लासिफाई किया गया है तो उसके लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों आयुर्वेद में जो मैटर है उनको 20 प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड किया गया है, जो कि 10 अपोजिट पेयर्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये हमारे चैप्टर में येलो कलर के बॉक्स में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पानी किस तरीके के मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो बच्चों पानी के आर पार देखा जा सकता है, इसलिए पानी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर अभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे।
बच्चों इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे फिल-अप्स दिए हुए हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं और इनका आंसर जानते हैं। फर्स्ट फिल-अप है, मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जो कि अपने आर-पार लाइट को जाने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? तो बच्चों ऐसे मटेरियल को ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहा जाता है, तो इसका आंसर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मटेरियल और ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग मटेरियल को या किसी ऑब्जेक्ट को उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज करते हैं, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रोसेस को बच्चों हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मटेरियल जो कि पानी में नहीं घुलते उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे मटेरियल इनसॉल्युबल मटेरियल कहलाते हैं। फिर हमसे मास का ऐसा यूनिट पूछा है जो कि किलोग्राम होता है। इसके बाद हमसे पूछा है मेटल की हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी बतानी है। तो बच्चों मेटल में बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मेटल लस्ट्रस होता है। तो आप यहाँ पे और भी कोई प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर जनरली हार्ड। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लस्टर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग तरीके के किस चीज से बना होता है? तो एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके के मटेरियल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मटेरियल जो कि अपने आर पार लाइट को आसानी से पास होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? तो ऐसे मटेरियल बच्चों ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है कौन से मटेरियल्स होते हैं जो कि शाइनी होते हैं, जिनका सरफेस शाइनी होता है, जैसे कि मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल्स को बच्चों लस्ट्रस कहते हैं, तो हमने इसका आंसर लस्ट्रस लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है ऐसा मटेरियल जिसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? तो ऐसा मटेरियल क्या होता है बच्चों? तो ऐसा मटेरियल सॉफ्ट होता है, कि उसे आसानी से सॉफ्ट मटेरियल को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो हमने इसका आंसर सॉफ्ट लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु जो कि स्पेस घेर रही है और जिसका कुछ मास होता है, ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तु बच्चों मैटर कहलाती है। ये मैटर की डेफिनेशन है और ये हमें अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। एक प्रॉपर्टी जो कि डिस्क्राइब करती है कि एक ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को बच्चों वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी। ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल को हम ओपेक कहते हैं, जैसे कि वुड इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी किसका एग्जांपल है? तो बच्चों पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जांपल है। फिर हमसे ओआरएस की फुल फॉर्म पूछी है जो कि होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और लास्ट में हमसे पूछा है बेक्ड क्ले को क्या बोलते हैं? तो बेक्ड क्ले को बच्चों टेराकोटा कहा जाता है, हमने यहाँ पे टेराकोटा लिख दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में भी हमसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं और इनका आंसर साथ साथ जानते हैं। फर्स्ट है, ऑल शाइनिंग मटेरियल्स आर मेटल। सारे चमकने वाले जो मटेरियल होते हैं वो मेटल होते हैं। तो फॉल्स बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है। हर चमकती चीज जैसे सोना नहीं होती, ऐसे हर चमकती चीज मेटल भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लकड़ी जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा बच्चों। लकड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है बल्कि ओपेक होती है, हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कैन बी यूज टू मेक वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्ट बनाने में किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि प्लास्टिक से कितनी सारी बनी हुई चीजें हमें दिख रही है। नेक्स्ट है, lustrous मटेरियल कैन लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। जो चमकदार चीजें होती हैं, अगर हम उसे एयर में छोड़ देते हैं तो उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से जो लस्ट्रस मटेरियल होता है वो अपनी शाइन को खो देता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम। एक लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग ग्राम में नापते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। एक लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग क्यूबिक लीटर्स में नापते हैं, ना कि ग्राम में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ लस्ट्रस मटेरियल। आयरन और कॉपर जो होते हैं वो लस्ट्रस मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो हाँ बच्चों, फ्रेशली कट आयरन और कॉपर जो होते हैं उसमें चमक होती है, तो ये लस्ट्रस मटेरियल का एग्जांपल हो सकते हैं, इसलिए इसमें ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्युबल मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर। जो सॉल्युबल चीजें होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं, तो ये बात सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा।
जो चीजें नहीं घुलती हैं पानी में उन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं। नेक्स्ट है ओपेक मटेरियल अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। ओपेक मटेरियल अपने आर पार लाइट को पास होने देता है। तो नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओपेक मटेरियल डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक मटेरियल अपने आर पार लाइट को नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से हम उसके आर पार नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम अ सिंगल मटेरियल। सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल मटेरियल से बने होते हैं। तो नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप अपने आसपास बनी हुई कितनी सारी चीजें देख सकते हैं जो कि अलग अलग तरीके के मटेरियल से बनी है। आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स होगी वो प्लास्टिक से बनी है, जबकि आपकी नोटबुक और बुक पेपर से बनी है। आपकी यूनिफॉर्म क्लोथ से बनी है। तो सारा जो सामान है वो सिंगल मटेरियल से तो नहीं बना है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड इज एन इनसॉल्युबल मटेरियल। मिट्टी जो है वो पानी में घुलती नहीं है, तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सैंड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, वो कितनी भी मेहनत करने में पानी में नहीं घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है एक मैटर की। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन आंसर में भी देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेपर इज अ लस्ट्रस मटेरियल। पेपर जो होता है वो लस्ट्रस मटेरियल होता है, मतलब उसमें शाइन होती है। नहीं बच्चों, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हमसे बोला है ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ग्लास जो है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल होता है, उसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा था ट्रांसलूसेंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन है उसी का दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन है जो कि हमारे इंडिया में ही पाई जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द करेक्ट वे टू राइट 7 किलोग्राम इज 7 kg नॉट 7 kgs। 7 किलोग्राम को हम इस तरीके से लिखेंगे, ना कि इस तरीके से। क्या ये सही है? तो यस बच्चों, ये सही है। हमने देखा था कि हम पहले नंबर को लिखते हैं, फिर यूनिट को लिखते हैं, वो भी लोअर केस में लिखते हैं, और उसके बाद हम ना तो कोई फुल स्टॉप लगाते हैं, ना ही बीच में कोई फुल स्टॉप लगाते हैं। और वो चाहे कितने भी नंबर हो, चाहे 7 हो, चाहे 70 हो, चाहे 17 हो, कभी भी उसमें आगे एस नहीं लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मुझे 7 मीटर लिखना है तो मैं 7 मीटर इस तरीके से लिखूंगी। अगर मुझे 7 लीटर लिखना है तो मैं इस तरीके से 7 लीटर लिखूंगी। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, ना ही केजी के बाद में फुल स्टॉप आएगा, अनटिल और अनलेस कि ये जो शब्द हैं ये स्टेटमेंट के लास्ट में नहीं आते। अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी आंसर में ये लास्ट में आ रहे हैं तब लग जाएगा, लेकिन बीच में अगर ये यूनिट यूज हो रही है तो कभी भी इसके बाद ऐसे हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे या डॉट नहीं लगाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से जो ट्रू फॉल्स है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और साथ ही इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में दिए हुए सारे क्वेश्चन आंसर, सारे फेलर्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।